गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसमें जैसा आज इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 12वीं एग्रीकल्चर के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है खरपतवार। आपको मैं बता दूं, आपका ये जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कठिन भी है, आप लोगों को थोड़ा सा कठिन भी लगता होगा, तो पढ़ने में भी दिक्कत आती होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाली जो वीडियो आप पूरी देखोगे तो आपको बिल्कुल भी कठिन ये चैप्टर नहीं लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्रीकल्चर के नोट्स लेना चाह रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों की लिंक दी हुई है, वहां से आप 12वीं के जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि ऑनलाइन कोर्स लेकर के बेहतरीन तैयारी करें, उसके लिए हमारे ऐप की लिंक भी दे रखी है, आप लोग वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सीधा अपने चैप्टर की। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है खरपतवार। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, फालतू की बातें हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं खरपतवार की, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें पूछा क्या क्या जाता है। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से एक तो हमारा चैप्टर हमें सरल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने सारी हेडिंग आ जाती है। दूसरा, हमें यह पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हमारी कौन सी चीज तो क्लियर हो गई, कौन सी चीज हमें याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की हेडिंग देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट में पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से पॉइंट आएंगे? फर्स्टली अगर मैं बात करूं तो मैं आएगी परिभाषा। क्या पूछा था? सबसे पहले खरपतवार की परिभाषा सबसे पहले आपको पूछी जाएगी। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपको पूछा जाएगा खरपतवारों की विशेषता, परिभाषा हो गई। दूसरा, खरपतवारों की विशेषता हो गई। तीसरी में बात करूं तो खरपतवारों की हानियां। चौथी अगर बात करूं तो खरपतवारों के लाभ, इंपोर्टेंस ऑफ वीड। पांचवी में अगर बात करूं तो खरपतवारों का वर्गीकरण। और छठवीं में अगर बात करूं तो क्या है? खरपतवारों का नियंत्रण। क्या है? खरपतवारों का नियंत्रण। और नियंत्रण में हमारी 4 विधियां हैं: यांत्रिक विधि, कृषि विधि, जैविक विधि और रासायनिक विधि। ये पूरे पॉइंट हमें पूछे जाते हैं। अब मैं बारीकी बारीकी से आपको सारी चीजें क्लियर करवा देता हूं। चलिए, जैसा कि मेरा पहला पॉइंट है, और पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है खरपतवार की परिभाषा। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है खरपतवार क्या है। हमारी फसल के साथ में जो अनावश्यक पौधे उगते हैं वही क्या है? खरपतवार है। लेकिन आपको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखोगे? आप लोग ऐसे लिखोगे, वे पौधे जो अवांछित या अनावश्यक स्थान पर उगते हैं, अनावश्यक स्थान पर उगते हैं तथा फसली पादपों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाएंगे आपके खरपतवार। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही बात है कि वे पौधे जो कहां उगेंगे? अनावश्यक स्थान पर उगेंगे और फसली पादपों को हमेशा हानि पहुंचाएंगे, उनको क्या कहेंगे अपन? उनको हम कहेंगे खरपतवार। चाहे वो फसल का पादप हो, चाहे वो घास का पौधा हो, कोई भी अगर अनावश्यक स्थान पर उगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? खरपतवार कहेंगे। तो परिभाषा हमारी क्लियर हो गई। वे पौधे जो हमेशा अनावश्यक स्थान पर उगते हैं और फसली पादपों को हानि पहुंचाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? विशेषता। अब खरपतवारों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? चलिए थोड़ा सा विशेषता भी देख लेते हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। खरपतवारों की विशेषताएं लिखिए। 3 या 4 नंबर का प्रश्न आएगा या फिर 1.5 नंबर का आएगा। अब विशेषता कौन कौन सी होती है जनरली देख लेते हैं। पहली विशेषता क्या है? जो खरपतवार के पौधे हैं, इनका जो बीजोत्पादन है
बीजोत्पादन वो क्या होता है, अधिक होता है। तो पहली विशेषता तो क्या हो गई कि इनका बीजोत्पादन अधिक होता है। दूसरी में बात करूं, इनकी जो जड़ें हैं, जड़ें वो मृदा में गहराई तक जाती हैं, जड़ें गहराई तक जाती हैं। तीसरी में अगर बात करूं, खरपतवारों की जो जीवन अवधि है वो क्या होती है, अधिक होती है। इनकी जो लाइफ है या जीवन अवधि है वो क्या होगी, वो अधिक होगी। जीवन अवधि क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, इनके बीजों पर क्या पाए जाते हैं, सुरक्षा आवरण। बीजों पर क्या होगा, सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो खरपतवार क्या होते हैं, रोग और कीट प्रतिरोधी होते हैं। रोग एवं कीट प्रतिरोधी होते हैं, यानी इनमें रोग और कीटों का प्रकोप क्या होता है, कम होता है। लास्ट में अगर बात करूं, इनको गर्म जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। गर्म जलवायु या मैं कहूं विपरीत मौसम, विपरीत मौसम उग सकते हैं। ये सारी हमारी क्या हो गई, ये सारी हो गई हमारी खरपतवारों की विशेषताएं। इसके अलावा और भी विशेषता होती हैं, जैसे कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो देखने में पसली पादपों के समान होते हैं, जैसे गेहूं और गेहूसा, बाजरा और बर्रू। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके बीज पसली पादपों के बीजों के समान होते हैं, जैसे सरसों और सत्यानाशी। आपसे प्रश्न कैसे आएगा, खरपतवार क्या है, खरपतवारों की विशेषता लिखिए। तो खरपतवार क्या है आपको पता चल गया, खरपतवारों की विशेषता क्या है ये भी आपको पता चल गई। बीजोत्पादन अधिक होगा, जड़ें गहराई तक जाती हैं, जीवन अवधि अधिक होती है, बीजों पर सुरक्षावरण पाया जाता है, रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, गर्म जलवायु या मैं कहूं विपरीत मौसम में आसानी से उग सकते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक तो क्या परिभाषा, दूसरा क्या हो गई विशेषता। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है खरपतवारों से हानियां। चलिए स्टूडेंट्स, अब तीसरा पॉइंट भी हम देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है अपना, खरपतवारों से हानियां। अब हम जानेंगे कि खरपतवारों से कौन कौन सी हानियां होती हैं। अगर मैं हानियों की बात करूं तो आपको 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और मेरे ख्याल से ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं होती हानियों में। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हानियां होती हैं बस। तो मैं आपको जनरली बता दूं, एक तो क्या होता है खरपतवारों से, मृदा नमी में कमी। क्या होगा, मृदा नमी में कमी। अगर खरपतवार का पौधा फसल के पौधे के साथ में उगेगा तो वो पानी भी ग्रहण करेगा, पानी ग्रहण करेगा तो क्या होगा, मृदा नमी में कमी आएगी। ऐसे ही वो पोषक तत्व ग्रहण करेगा तो पोषक तत्वों की कमी होगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा पोषक तत्वों में कमी। एक तो मृदा नमी में कमी आ गई, एक पोषक तत्वों में कमी आ गई। अब बताओ, जब मिट्टी में पानी और पोषक तत्वों की कमी है तो एक बात तो तय है कि उत्पादन में क्या आएगी, कमी आएगी। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा उत्पादन में कमी। क्या हो जाएगा, उत्पादन में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट फिर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, उत्पाद की गुणवत्ता में भी कमी हो जाती है। क्या हो जाता है, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। अब उत्पाद की गुणवत्ता में कमी कैसे होती है, जैसे मान लो सरसों के साथ में क्या मिल गया, सत्यानाशी के बीज मिल गए। मैं अगर बात करूं सरसों, और सरसों के साथ में किसके बीज मिल गए, सत्यानाशी के। तो जब सरसों के साथ में सत्यानाशी के बीज मिल जाएंगे तो कौन सी समस्या पैदा होगी मनुष्यों में, फिर मनुष्यों में एक बीमारी हो जाती है ड्रॉपसी। कौन सी बीमारी आती है, ड्रॉपसी। तो इससे क्या हुआ, सत्यानाशी से सरसों के तेल की गुणवत्ता खराब हो गई। तो हम कह सकते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और आपको 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है कि सरसों में कौन से खरपतवार के कारण ड्रॉपसी नामक बीमारी होती है, तो सत्यानाशी के कारण होती है। या फिर प्रश्न पूछ लेगा कि सरसों में सत्यानाशी के बीज मिलने पर कौन सी समस्या पैदा होगी,
तो ड्रॉपसी नामक समस्या पैदा होगी। एक और आता है कि पशुओं के दूध से दुर्गंध किसके कारण आती है, तो ध्यान रखना जंगली पालक है, जंगली गोभी है, इनके कारण क्या आता है, पशुओं के दूध से दुर्गंध आती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं 5वें पॉइंट पर, एक तो उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आ गई। लास्ट क्या होगा, लास्ट होगा मनुष्यों में रोग, क्या हो जाएंगे, मनुष्यों में रोग। खरपतवार क्या करते हैं, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं जो गाजर घास खरपतवार है, गाजर घास खरपतवार के कारण मनुष्यों में त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, होते हैं ना, तो गाजर घास खरपतवार हो गया। एक अगर मैं बात करूं जो खरपतवार हैं, खरपतवारों से क्या होगा, मनुष्य व पशु एवं कृषि यंत्रों की आयु में कमी, कृषि यंत्रों की आयु में कमी। जब आपके खेत में खरपतवार ज्यादा होंगे तो आप क्या करोगे, ज्यादा निराई गुड़ाई करोगे, ज्यादा कृषि यंत्रों का उपयोग करोगे, उससे कृषि यंत्रों की क्या होगी, आयु में कमी होगी। और अगर आप पशुओं से जुताई करते हो तो पशुओं की आयु में कमी होगी, तो क्या हो जाएगा, मनुष्य पशु एवं कृषि यंत्रों की आयु में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं आगे क्या होगा, एक और फैक्ट हो सकता है, जो खरपतवार की जड़ें हैं वो क्या छोड़ती हैं, मृदा में जहरीला प्रभाव छोड़ती हैं। मृदा में क्या छोड़ेंगी, मृदा में जहरीला प्रभाव। खरपतवारों की जड़ें क्या छोड़ती है, मिट्टी के अंदर जहरीला प्रभाव छोड़ती है, जो मृदा के लिए हानिकारक होता है। आगे अगर मैं और भी बात करूं तो नेक्स्ट क्या होगा, आगे मैं कह सकता हूं किसान की आय में क्या होगी, कमी होगी। लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में किसान की आय में कमी, लास्ट में तो आय में ही कमी होगी। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कैसे, डायरेक्टली आपको प्रश्न आएगा खरपतवारों से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं, बिल्कुल आपको पता चल गया। क्या होगा, सबसे पहले मृदा की नमी में कमी आएगी, दूसरा पोषक तत्वों में कमी आएगी, तीसरा उत्पादन में कमी आएगी, चौथा उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आएगी, पांचवा मनुष्यों में रोग उत्पन्न होंगे, जैसे गाजर घास के कारण त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। पांचवा मनुष्य व पशु एवं कृषि यंत्रों की आयु में क्या होगी, कमी होगी। सातवां मृदा में जहरीला प्रभाव छोड़ेंगे, जो खरपतवार की जड़ें हैं वो मृदा में क्या छोड़ती हैं, जहरीला प्रभाव छोड़ती हैं, जिसे हम एलिलोपैथी कहते हैं। आठवां क्या होगा, किसान की आय में कमी हो जाएगी। और भी मैं अगर आपको बताना चाहूं तो जो खरपतवार हैं वो फसलों को हानि पहुंचाने वाले रोग और कीटों को भी शरण देते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि फसल को हानि पहुंचाने वाले रोग व कीटों को शरण। तो ये हमारा पॉइंट फिनिश हो गया, खरपतवारों की हानियां। यानी जर्नली में अगर बात करूं तो हमारे 3 पॉइंट क्या हो गए, फिनिश हो गए। अब हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं, और हमारा चौथा पॉइंट कौन सा है, चौथा पॉइंट है हमारा खरपतवारों के लाभ। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हमारा खरपतवारों के लाभ। अब अगर मैं लाभ की बात करूं तो आपको बताया खरपतवारों का उपयोग हम कहां करते हैं। एक तो इनका उपयोग किया जाता है हरी खाद के रूप में, कहां करते हैं, हरी खाद के रूप में। एक इनका जो उपयोग किया जाता है वो पशु चारे के रूप में किया जाता है। एक इनका जो उपयोग किया जाता है वो सजावट के रूप में किया जाता है। एक इनका जो उपयोग किया जाता है वो औषधि के रूप में किया जाता है। और एक इनका जो उपयोग है, हरी खाद हो गई, पशु हो गए, सजावट हो गई, औषधि हो गई, और मृदा क्षरण रोकने में क्या होता है, मृदा क्षरण रोकने में। आप लोगों से सवाल कैसे आएगा, तो जनरली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खरपतवारों के कोई 3 लाभ लिखिए, क्योंकि 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा आपको। तो प्रश्न कैसे आएगा, खरपतवारों के 3 लाभ लिखिए। तो 3 लाभ आप इनमें से कोई से भी ले सकते हो। हरी खाद के रूप में उपयोगी हैं, पशु चारे के रूप में उपयोगी हैं, सजावट के रूप में इनका उपयोग होता है, औषधि के रूप में इनका उपयोग होता है, और मृदा क्षरण को रोकने में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके 4 पॉइंट क्या हो गए, फिनिश। खरपतवारों का लाभ भी क्या हो गया, आपका पूरा हो गया। अब हम आगे चलें, अगला हमारा बड़ा पॉइंट है खरपतवारों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, खरपतवारों के वर्गीकरण पर। ये काफी बड़ा लगता होगा आपको, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट है, छोटा पॉइंट है।
अब मैं अगर खरपतवारों के वर्गीकरण की बात करूं तो खरपतवारों को कई भागों में बांटा गया है। जनरली हम देख लेते हैं यहां, मान लो खरपतवार, खरपतवार सबसे पहले जो वर्गीकरण है इनका वो किसके आधार पर है स्टूडेंट्स? इनका सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है जीवन अवधि के आधार पर। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर है? जीवन अवधि। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है और हम बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। जीवन अवधि, अगर मैं जीवन अवधि की बात करूं तो जीवन अवधि के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे? जनरली अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक तो हमारा होगा 1 वर्षीय। कौन सा होगा? 1 वर्षीय, ठीक है। दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे हमारे द्विवर्षीय। तीसरे कौन से होंगे? तीसरे होंगे हमारे बहुवर्षीय। जीवन अवधि के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। इनके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, सभी को पता है। जिनका जीवन चक्र एक मौसम में पूरा होता है 1 वर्षीय, जिनका 2 मौसम या 2 वर्ष में पूरा होता है द्विवर्षीय, जिनका 2 वर्ष से अधिक समय में जीवन चक्र पूरा होता है वो बहुवर्षीय हो गए। अब अगर मैं 1 वर्षीय की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो 1 वर्षीय खरपतवार है इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आएगा हमारा रबी और एक आएगा हमारा खरीफ। रबी और खरीफ। अब रबी में कौन से आएंगे? जो रबी फसलों के साथ उगते हैं। वे खरपतवार जो रबी फसलों के साथ उगती है वो रबी के होंगे। जैसे गेहूं रबी की फसल है, इसके साथ में कौन सा होता है? गेहूं होता है। तो गेहूं कैसा होगा? रबी का खरपतवार होगा। वहीं अगर मैं बात करूं गेहूं के साथ में कौन से आते हैं? कटीली। कटीली कैसा खरपतवार है? तो ये भी आपका रबी का खरपतवार है। खरीफ की फसलों के साथ उगेंगे वो खरीफ के होंगे। जैसे बर्रू बाजरा के साथ में उगता है तो बर्रू हो गया। दूसरी में अगर बात करूं तो जंगली चौलाई बाजरा के साथ में उगती है तो जंगली चौलाई हो गई। आप लोगों को पूछा भी जा सकता है कि 2 रबी के खरपतवारों के नाम लिखिए, 2 खरीफ के खरपतवारों के नाम लिखिए। तो बिल्कुल आपको पता चल गया खरपतवारों के बारे में, ठीक है। पहला वर्गीकरण। दूसरा क्या है? द्विवर्षीय। द्विवर्षीय वे होंगे जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा होता है। यहां आपको केवल एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो जंगली गोभी, जंगली गोभी, और एक है आपका जंगली गाजर। जंगली गोभी और जंगली गाजर ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आपके द्विवर्षीय हैं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है द्विवर्षीय खरपतवार कौन सा है? तो जंगली गोभी और जंगली गाजर। एक अगर मैं बात करूं बहुवर्षीय, अब बहुवर्षीय कौन सा होगा? इसको वैसे 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। बहुवर्षीय को 2 भागों में कैसे डिवाइड किया गया है देख लेते हैं थोड़ा सा। एक तो होते हैं कोमल, कैसे होंगे? कोमल यानी मुलायम, और एक होंगे काष्ठीय यानी कठोर। एक तो कैसे होंगे? कोमल या मुलायम, एक कैसे होंगे? काष्ठीय या कठोर। अब कोमल कौन कौन से होते हैं आपसे एग्जाम्पल ही आएंगे। जैसे मैं बात करूं मोथा, मोथा है। जैसे मैं बात करूं दूबघास है। जैसे मैं बात करूं कांस है। ये कैसे हैं? कोमल है। वहीं अगर मैं काष्ठीय की बात करूं जैसे जड़बेरी है, जड़बेरी। जैसे मैं बात करूं बबूल है, बबूल। जैसे मैं बात करूं नागफनी है, नागफनी। ये कैसे हैं? तो ये सभी हैं आपके काष्ठीय खरपतवार। पहला वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो गया जीवन अवधि के आधार पर। कितने प्रकार के होंगे जीवन अवधि के आधार पर? 3 प्रकार के, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। फिर 1 वर्षीय कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, रबी और खरीफ। द्विवर्षीय एक ही प्रकार के होते हैं, जंगली गोभी और जंगली गाजर। बहुवर्षीय 2 प्रकार के, कोमल और काष्ठीय। कोमल में मोथा, दूबघास और कांस, और काष्ठीय में जड़बेरी, बबूल और नागफनी। पहला वर्गीकरण अपना कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे वर्गीकरण की बात करूं, दूसरा वर्गीकरण कौन सा है हमारा? चलिए देख लेते हैं। दूसरा वर्गीकरण है स्टूडेंट्स हमारा बीज पत्र के आधार पर। किसके आधार पर? बीज पत्र, बीज पत्र। और अगर मैं बीज पत्र की बात करूं तो इस आधार पर खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन से होंगे तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेना। एक तो मेरे खरपतवार होते हैं एक बीज पत्री। कैसे होंगे? एक बीज पत्री।
ठीक है, एक बीजपत्री। दूसरे कैसे होंगे? दूसरे होंगे द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। जो हमारे एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं, इनका जो बीज है, एक बीजपत्री खरपतवारों का बीज दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता, लेकिन जो द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं उनका बीज दो बराबर भागों में बट जाता है, दाल की तरह। जैसे दाल के दो टुकड़े हो जाते हैं, वैसे ही द्विबीजपत्री खरपतवारों के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि एक बीजपत्री कौन सा है, द्विबीजपत्री कौन सा है? तो ध्यान रखना, जिनकी पत्तियां सक्रिय होंगी वो एक बीजपत्री, जिनकी पत्तियां चौड़ी होंगी वो कैसे होंगे? द्विबीजपत्री होंगे। और आप लोगों से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अगर मैं एक बीजपत्री की बात करूं तो सक्रिय पत्ती किसकी होती है? जैसे गेऊसा की सक्रिय पत्ती है। जैसे बात करूं मोथा की सक्रिय पत्ती है, गेऊसा है, मोथा है, सक्रिय पत्ती है तो कैसे हो गए? एक बीजपत्री हो गए। जैसे बात करूं बर्रू की सक्रिय पत्ती है तो बर्रू भी कैसा है आपका? एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री जिनकी पत्तियां कैसी होंगी? चौड़ी। जैसे बथुआ, बथुआ की पत्ती कैसी होती है? चौड़ी होती है, तो कैसा है? द्विबीजपत्री। जैसे बात करूं जंगली चौलाई, कैसा है? द्विबीजपत्री, क्योंकि पत्ती कैसी होती है? चौड़ी होती है। जिन खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होंगी वो कैसे होंगे? द्विबीजपत्री। जिनकी पत्तियां सक्रिय होंगी वो कैसे होंगे? एक बीजपत्री। इसके साथ में तुम्हारा पत्तियों की संरचना के आधार पर भी वर्गीकरण फिनिश हो गया। एक वर्गीकरण आता है पत्ती की संरचना के आधार पर, तो ध्यान रखना पत्ती की संरचना के आधार पर भी दो प्रकार के, सक्रिय पत्ती वाले सारे एक बीजपत्री, चौड़ी पत्ती वाले कौन से? द्विबीजपत्री। तो ये दो वर्गीकरण एक साथ कंप्लीट हो गए तुम्हारे। आगे अगर मैं चलूं, अगला जो हमारा वर्गीकरण आता है वो आता है जलवायु एवं मृदा के आधार पर। अब आगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो अगला क्या है? अगला है हमारा जलवायु, जलवायु एवं मृदा। अब जलवायु एवं मृदा के आधार पर अगर मैं बात करूं तो खरपतवार मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन से होंगे? एक तो होंगे कृषि भूमि, कहां के? कृषि भूमि के, कृषि क्षेत्र के खरपतवार। दूसरे होंगे आपके जंगली खरपतवार, जंगली खरपतवार। तीसरी में अगर कृषि भूमि हो गई, एक अगर बात को मरुस्थल, ऐसे कर लो आप, मरुस्थल के खरपतवार। और तीसरी में अगर बात करूं तो जलीय खरपतवार। ये तीन करो, अभी किताब में चार दे रखे हैं लेकिन आप तीन करो, ठीक है। जलवायु एवं मृदा के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। कृषि भूमि जो फसलों के साथ में उगते हैं, जैसे बथुआ कहां उगता है? फसल के साथ में, तो कैसा हो गया? कृषि क्षेत्र का। गेहूं कहां उगेगा? फसल के साथ में, कैसा हो गया? कृषि क्षेत्र का। बर्रू कहां उगेगा? फसल के साथ में, तो कैसा हो गया? कृषि क्षेत्र का। आगे अगर बात करूं मरुस्थलीय, मरुस्थलीय कहां से होंगे? जो गर्म जलवायु में पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं बबूल है, कहां उगता है? गर्म जलवायु में। जैसे बात करूं नागफनी है, कहां उगती है? गर्म जलवायु में। जैसे बात करूं झड़वेरी है, कहां उगती है? गर्म जलवायु में और मरुस्थल में। तो ये मरुस्थलीय खरपतवार हो गए। आगे अगर मैं जलीय खरपतवार की बात करूं तो ये इंपोर्टेंट है नाम इनकी। जैसे एक तो मैं बात करूं जलकुंभी, जलकुंभी। दूसरी अगर बात करूं तो हाइड्रिला, जलकुंभी हो गया, हाइड्रिला हो गया। और एक आता है आपका बेलिसनेरिया। जलकुंभी, हाइड्रा और बेलिसनेरिया, ये कैसे होते हैं? ये आपके जलीय खरपतवार होते हैं। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपसे केवल एग्जांपल पूछेगा यहां से कि मरुस्थलीय क्षेत्र के खरपतवार कौन कौन से हैं, जलीय क्षेत्र के खरपतवार कौन कौन से हैं, कृषि भूमि के खरपतवार कौन कौन से हैं। तो ये आपका कितने आधार पर वर्गीकरण पूरा हो गया? एक जीवन अवधि के आधार पर, दूसरा बीजपत्र के आधार पर, और इसके साथ में ही पत्ती की संरचना के आधार पर भी कंप्लीट हो गया। तीसरी में अगर बात करूं तो कौन सा है? जलवायु एवं मृदा के आधार पर हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रजनन के आधार पर। किसके आधार पर बात करूं? प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण। अब किसके आधार पर है? अब है आपका प्रजनन के आधार पर। यह भी काफी सरल है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। अगर मैं प्रजनन के आधार पर खरपतवारों की बात करूं तो जनरली 4-5 प्रकार होते हैं इनके।
एक तो ऐसे खरपतवार होंगे जिनका प्रजनन किसके द्वारा होता है, जिनका प्रजनन बीज द्वारा होता है। किसके द्वारा? बीज द्वारा। और बीज द्वारा किसका होगा? जैसे मैं बात करूं बथुआ है, बथुआ का प्रजनन किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। वही दूसरी में अगर बात करूं किसके द्वारा होगा? जड़ द्वारा। अब जड़ द्वारा किसका प्रजनन होगा? जैसे हिरणखुरी है, जड़ द्वारा किसका हुआ? हिरणखुरी का। वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आगे तीसरे पॉइंट पर, पत्ती, पत्ती द्वारा। अब पत्ती द्वारा किसका होता है? पत्ती द्वारा होता है पत्थर चट्टा। किसका होता है? पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा हो गया आपका पत्ती द्वारा। इसके बाद में अगर बात करूं चौथा, कंद व प्रकंद द्वारा। कंद व प्रकंद, तो आप इसमें लिख लेना मोथा और दूब घास। जैसे मोथा है और दूब घास है। तो ये आपका चौथा वर्गीकरण भी क्या हो गया? फिनिश हो गया प्रजनन के आधार पर। चार प्रमुख वर्गीकरण आपके कंप्लीट हो गए। पहला जीवन अवधि, दूसरा बीज पत्र, तीसरा जलवायु एवं मृदा, और चौथा क्या अंश हो गया? प्रजनन के आधार पर। इसके अलावा एक वर्गीकरण आपका और आता है। वो वर्गीकरण कौन सा है? वो वर्गीकरण है आपका फसल संबंध के आधार पर। अगला वर्गीकरण हमारा कौन सा है? फसल संबंध के आधार पर। अब देखो, अगर मैं फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों की वर्गीकरण की बात करूं, किसके आधार पर? फसल संबंध के आधार पर। और ये काफी मोस्ट है, यहां से आपको प्रश्न आते हैं फसल संबंध के आधार पर। अगर हम फसल संबंध के आधार की बात करें तो इस आधार पर जो खरपतवार हैं वो लगभग 4 या 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कैसा होगा, एक होगा आपका निरपेक्ष खरपतवार। क्या होगा? निरपेक्ष खरपतवार। अब निरपेक्ष खरपतवार क्या होते हैं? ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो फसली पादपों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। वे खरपतवार जो हमेशा हानि पहुंचाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है निरपेक्ष खरपतवार। जैसे मैं अगर बात करूं बथुआ से कभी फायदा नहीं होगा, निरपेक्ष है। अगर मैं यहां दूसरी अगर बात करूं कटीली, कटीली से कभी फायदा नहीं होगा, निरपेक्ष है। अगर मैं बात करूं यहां खरतुआ, खरतुआ से कभी फायदा नहीं होगा, निरपेक्ष है। यानी फसलों के साथ में जो घास उगती है सभी घास कैसी है? निरपेक्ष है। चाहे दूब घास हो, मोथा हो, सारी घासें कैसी होती हैं? निरपेक्ष होती है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरा कौन सा आता है? दूसरा हमारा आता है सापेक्ष खरपतवार। क्या आता है? सापेक्ष खरपतवार। अब स्टूडेंट सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, जब एक फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगाते हैं, जब क्या होगा? जब एक फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगते हैं, दूसरी फसल के पौधे उगते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है? सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो गेहूं में चना, गेहूं में क्या होगा? मान लो चना। जैसे मान लो चना में क्या होगी? सरसों, चना में सरसों। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि गेहूं के साथ चना उगना किस प्रकार का खरपतवार है? तो सापेक्ष। चना के साथ सरसों उगना किस प्रकार का खरपतवार है? तो सापेक्ष। यानी जब एक फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगते हैं तो उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। एक तुम्हें प्रश्न पूछा जाता है निरपेक्ष और सापेक्ष खरपतवार में अंतर लिखिए, तो दोनों में क्या अंतर होगा? ये फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं और ये वे खरपतवार होते हैं जो दूसरी फसल के पौधे उगते हैं। इनके एग्जाम्पल ये है, इनके एग्जाम्पल ये हैं। दोनों में क्या हो गया? अंतर हो गया। तीसरी में अगर बात करूं, तीसरे जो खरपतवार आते हैं उनको बोला जाता है अवांछित खरपतवार। क्या बोला जाता है? अवांछित, अवांछित खरपतवार। अब अवांछित खरपतवार क्या है? थोड़ा सा इधर भी समझ लो। जब एक फसल की किस्म के साथ दूसरी किस्म के पौधे उगते हैं, ध्यान रखना, जब क्या होगा? जब एक किस्म के साथ किसी फसल की कोई एक किस्म है और उस एक किस्म के साथ क्या उगेगा? दूसरी किस्म के पौधे उगेंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें कहा जाएगा अवांछित खरपतवार।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, मैंने कौन सा गेहूं बोया, मैंने बोया गेहूं लोकवन। क्या मैंने बोया? लोकवन गेहूं बोया। और लोकवन गेहूं के साथ में 164 गेहूं के पौधे उगाए। क्या होगा? 164 गेहूं के पौधे उगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा आपका अवांछित खरपतवार। कहने का मतलब ये है, जब किसी फसल की एक किस्म के साथ दूसरी किस्म के पौधे उगते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? अवांछित खरपतवार बोला जाता है। वहीं अगर मैं आगे बात करूं तो एक हमारा और आता है इनमें, कौन सा है वो? चौथा पॉइंट है हमारा नकलची खरपतवार। क्या है? नकलची खरपतवार। और इसको बोला जाता है मिमिक्री बीड। नकलची खरपतवार क्या बोलेंगे इसको? मिमिक्री बीड बोलेंगे। अब ये क्या होते हैं? ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो देखने में कैसे दिखाई देंगे? फसल के समान दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे? फसल के समान। फसल के समान। वे खरपतवार जो फसल के समान दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? नकलची खरपतवार कहलाते हैं। आप लोगों से प्रश्न भी पूछा जाएगा कि गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है, तो कौन सा होगा? गेहूं सा होगा। आपसे पूछा जाएगा बाजरा का नकलची खरपतवार कौन सा है, तो कौन सा होगा? बर्रू होगा। आपसे पूछा जाएगा धान का नकलची खरपतवार कौन सा है, तो कौन सा है? सांवा है। इस तरह से आपको प्रश्न आएंगे, या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा नकलची खरपतवार किसे कहते हैं। आगे अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट क्या है? लास्ट में हमारे आते हैं परजीवी खरपतवार। कौन से आते? पांचवें पॉइंट पर परजीवी खरपतवार। अब परजीवी खरपतवार क्या है? वे खरपतवार जो पोषण के लिए फसली पादपों पर निर्भर रहते हैं। वे खरपतवार जो पोषण कहां से प्राप्त करते हैं? जो पोषण फसली पादपों से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? फसली पादपों से प्राप्त करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको हम जनरली बोल देते हैं परजीवी खरपतवार। यहां भी आपको एग्जाम्पल पूछेगा कि परजीवी खरपतवार कौन कौन से हैं, तो यहां पे एग्जाम्पल ध्यान रखते हो। एक तो कौन सा है? अमरवेल है, अमरवेल सबसे बढ़िया। दूसरा कौन सा है आपका? स्ट्राइगा, जो ज्वार बाजरा में होता है। अमरवेल है और स्ट्राइगा है। एक आपका ऑरी बैंकी है, ऑरी बैंकी। ये आपके क्या हो गए? ये आपके परजीवी खरपतवार हो गए। ठीक है, तो ये आपका जो फसल संबंध के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण था वो भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। यानी खरपतवारों की वर्गीकरण वाला पॉइंट भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जैसे मैं यहां बताऊं मैंने क्या क्या परिभाषा, विशेषता, हानि, लाभ और वर्गीकरण, तो वर्गीकरण भी आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। एक पॉइंट आपको और आता है, वो है खरपतवारों का गुणन। क्या आता है? खरपतवारों का गुणन। तो जनरली इसको भी मैं आपको बता दूं, गुणन क्या होगा? खरपतवारों का गुणन। गुणन तो होगा खरपतवारों का प्रजनन। ठीक है, खरपतवारों में जो प्रजनन है वो तो क्या कहलाता है? गुणन कहलाता है। उसकी विधियां मैंने आपको बता दी वर्गीकरण में। दूसरा फिर एक पॉइंट आता है खरपतवारों का विस्तार। क्या आता है? खरपतवारों का विस्तार। और विस्तार क्या है? विस्तार है नए क्षेत्रों में पहुंचना। क्या है? नए क्षेत्रों में पहुंचना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खरपतवार विस्तार से क्या तात्पर्य है, तो क्या होगा? खरपतवारों का नए क्षेत्रों में पहुंचना खरपतवारों का विस्तार कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है खरपतवारों का विस्तार कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, यानी विस्तार की विधियां कौन कौन सी हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम विधियों की बात करें विस्तार की, कौन कौन सी विधियां होंगी? जनरली मैं आपको बता दूं, एक तो किसके द्वारा होगा खरपतवारों का विस्तार? जल द्वारा होता है। नहरों के किनारे जो पौधे उगेंगे उनका जल द्वारा। हवा के द्वारा भी होगा, हवा, या मैं कहूं वायु द्वारा। किसके द्वारा होगा? पशु और पक्षी द्वारा भी होगा। पशु व पक्षी द्वारा। और किसके द्वारा होगा? खाद द्वारा भी होगा, खाद द्वारा, खाद द्वारा। और किसके द्वारा होगा? बीज के द्वारा भी हो सकता है, बीज द्वारा। और किसके द्वारा हो सकता है? कृषि यंत्रों द्वारा हो सकता है, कृषि यंत्रों द्वारा।
आप लोगों से कैसे प्रश्न आएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा खरपतवार के विस्तार से क्या तात्पर्य है, खरपतवार के विस्तार की विधियां लिखिए। या फिर छोटा प्रश्न पूछ लेगा कि खरपतवारों का विस्तार कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, तो इन विधियों के द्वारा खरपतवारों का विस्तार होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने कौन कौन से पॉइंट कंप्लीट कर लिए, अब हमने वर्गीकरण भी कर लिया, इसके अलावा हमने एक वर्गीकरण क्या पढ़ लिया, पॉइंट एक हमने विस्तार भी पढ़ लिया। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारा बचा क्या, केवल एक ही पॉइंट बचा है, अब वो पॉइंट है खरपतवार नियंत्रण, जिसकी 4 विधियां हैं। आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, आधे से ज्यादा चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है नियंत्रण, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और अगर इस पूरी क्लास को आप देखना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर से हिमायर ऐप डाउनलोड कर लो, इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां आपको पूरा चैप्टर और पूरी तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इसी तरह की आपको मिल जाएगी। और अगर आपको रियल में क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।